गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय दीपक सुधार फ्रॉम जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर 2 अटेंड करेंगे। हम लोग पहले लेक्चर में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और वेरियस प्रोसेस के बारे में देखा हुआ है। तो आज हम लोग पार्ट 2 लेक्चर 2 में हम लोग थोड़ा और डिटेल में थोड़ा बेसिक नॉलेज देंगे, जिससे मालूम पड़ेगा कि थर्मोडायनामिक्स में ये होता क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे what is meaning of the pressure and temperature with along with the zero flow. Okay, सेकंड बात करेंगे इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें क्या क्या होने से उसकी इंटरनल एनर्जी आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। उसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो समझेंगे हम लोग। तीसरा है पीडीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट। पीडीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या यूज में आता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उससे क्या वर्क मिलता है, हम लोग को थोड़ा स्टडी करेंगे बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्री एक्सपांशन, कि आइडल गैस में फ्री एक्सपांशन हम लोग किसको बोलेंगे, उसको समझने के लिए इसी हमारे पास जो प्रोसेस है उसको डिफाइन करेंगे हम लोग। और आखिर में हम लोग स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग अभी तो ये स्लाइड हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड जीरो फ्लो। तो प्रेशर किसको बोलते हैं? देखिए, प्रेशर ऐसा है कि हमारे अर्थ में, अर्थ के ऊपर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे सराउंडिंग प्रेशर है सभी जगह। ओके, तो मैं इसे बात करूंगा। ये अर्थ के ऊपर यदि इधर मैं खड़ा हूं, ओके, यहां पर मैं खड़ा हूं और ये अपना यूनिवर्स स्काई है, तो इसके बिटवीन में जो भी रहेगा हवा का दबाव, ठीक है ना, ये रहेगा, इसको मैं प्रेशर बोलूंगा। प्रेशर अलग अलग हाइट की सबसे वैल्यू होता है। यदि मैं अभी इधर खड़ा हूं तो प्रेशर नॉर्मल रहेगा, यदि मैं कोई पहाड़ पे चला जाता हूं तो प्रेशर को अलग बात करूंगा, उसमें प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। पानी के अंदर भी जाऊंगा तो प्रेशर का दबाव अलग रहेगा। यदि मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, जमीन पे खड़ा हूं मैं, तो प्रेशर अपना वो यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर को क्या हम लोग बात करेंगे, द प्रेशर ऑफ द फोर्स एक्टेड ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया ऐसे डिफाइन एज प्रेशर। यानी प्रेशर को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, कि कोई सरफेस में यदि मैं फोर्स एक्टिंग करता हूं तो वो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, वो फोर्स के जो रहेगा वो दबाव रहेगा, वो फोर्स प्लस उसका एरिया, यानी कि उसको हम लोग डिफाइन करेंगे F into A, यानी वो स्पेसिफिक सरफेस पे लगने वाला फोर्स और उसके बाद जो एरिया उसका है उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अभी हम लोग इधर देखेंगे प्रेशर का यूनिट्स अलग अलग क्या काम आता है और हमारा रूटीन लाइफ में प्रेशर का यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो पहले समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट रहता है उसकी वैल्यू रहती है वो 1.03 बार, ठीक है, 1.03 बार है। हमारे नॉर्मल ऐसा यूनिट में देखेंगे तो अभी का जो नॉर्मल कॉमन यूज में उसका यूनिट रहता है, जो बार रहता है, पास्कल रहता है, kg/cm रहता है, अलग अलग डिफाइन करता है। लेकिन हम लोग नॉर्मल जो यूज करते हैं वो उसको बोलेंगे बार बोलेंगे। बार इज इक्वल टू 1.30 kPa, उसको kPa में फॉर्म कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर क्या है और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन डायग्राम बनाया हुआ है, जिससे मालूम पड़ेगा अपने को प्रेशर को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हुआ है। ओके, तो ये एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट है एब्सोल्यूट जीरो, यानी शून्य अवकाश। शून्य अवकाश मतलब तो यहाँ पे कुछ भी प्रेशर नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एब्सोल्यूट जीरो वाला है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ किया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे मेरा है गेज प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसको बोलूंगा मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 + 2 गेज प्रेशर। ओके, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस
गेज प्रेशर, उस समय डिफाइन कर रहा हूँ एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं किसी रिसीवर टैंक में एक स्पेसिफिक प्रेशर पे एक एयर मेरी कंप्रेसर भरी हुई है, वहां पे एक गेज है, गेज में प्रेशर लिखा हुआ है समझो 300 केपी या 400 केपी। अभी उसको मेरे को एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, गेज प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। ओके, ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा इधर, तो ये प्रेशर मेरा क्या मिलेगा, ए बी, यानी शून्य अवकाश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाऊंगा, उसके बाद ऊपर लाइन आएगी गेज प्रेशर आएगी, तो मेरे को एब्सोल्यूट प्रेशर इधर मिलेगा। एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अभी मैं बात करूंगा वैक्यूम। वैक्यूम किसको बोलेंगे, यदि हवा में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यदि वो प्रेशर में से कुछ मैं एयर निकाल लूंगा, कंप्रेस करके निकाल दूंगा, उसको मैं वैक्यूम फॉर्म में लाऊंगा, तो वो नॉर्मल प्रेशर से डाउन प्रेशर आ जाएगा, तब उसको मैं वैक्यूम प्रेशर बोलूंगा। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर नहीं है, वो एक नेगेटिव फॉर्म में प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या उसको मैं वैक्यूम प्रेशर बोलूंगा। अभी प्रेशर को डिफाइन करने के लिए अलग अलग टर्म्स हमारे पास है। जैसे एयर के लिए हम लोग बात किया, ठीक है ना, तो इसमें ऐसा चेक कर सकते हैं हम लोग, अभी मेरे को इसमें यदि मेरा पानी का एक टैंक दे रहा है, ओके, जिसका पानी का हाइट है 20 मीटर हाइट है, यहां पे मेरा एक पाइप है और यहां एक प्रेशर गेज लगाया गया है। ओके, तो ये यहाँ पे पानी का दबाव से अपने को पाइप के आउटलेट में, जैसे टैंक के आउटलेट में कितना प्रेशर मिलेगा वो चेक करना, तो क्या करेंगे, नॉर्मली पानी का जब ऐसा चेक करना पड़ता है प्रेशर, तो जनरल यूज क्या करते हैं, एक रूल से इसके लिए है, P इज इक्वल टू रो G इंटू H। ओके, प्रेशर को चेक करने के लिए यदि पानी का दबाव कितना है मेरे पास, वो चेक करने के लिए मेरे पास एक इक्वेशन है जो एक थंब रूल के हिसाब से काम आता है। प्रेशर इज इक्वल टू रो मतलब डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या है कि पानी की मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब में कितना पानी आ सकता है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे पानी की डेंसिटी मालूम आपको है कि 1000 मीटर क्यूब है। ओके, 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। जैसे ऑयल की अलग रहेगी, डीजल की अलग रहेगी, ऐसे अलग अलग लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी रहती है। ओके, तो यहाँ पे मैं उसको डेंसिटी से करूंगा। फिर ये वाला जी बोले तो 9.8 एक स्टैंडर्ड रूल्स लूंगा मैं, एक जी इनटू रो इनटू जी इनटू एच। तो जी की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 9.81 रहेगी। ओके, एच बोले तो हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को यदि चेक करना है तो क्या होगा, पानी का डेंसिटी 1000 इनटू 9.81 इंटू 20, तो ये करने से जो वैल्यू आएगी अपने इधर आएगी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी, ठीक है, वाली वैल्यू। तो ये करने से मेरे को इधर का गेज प्रेशर मालूम पड़ेगा कितना इसका गेज प्रेशर है। तो यानी पानी का दबाव से ये चीज मालूम पड़ती है वाली है। इसको हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरी बात कि 1 मीटर 1 केजी प्रेशर लाने के लिए 10 मीटर से यदि पानी फेंकूंगा मैं, ये बात करें हम लोग, कोई पानी मेरे को 100 मीटर से नीचे लाना है, ओके, तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से उसका प्रेशर कितना रहेगा आउटलेट में। तो इसका एक है, इसका हम 1 केजी से 10 मीटर पर वाटर बॉडी, ठीक है। इसमें 100 मीटर से पानी नीचे जाता हूं तो बाय डिफॉल्ट उसका 10 केजी प्रेशर रहेगा, यानी 10 मीटर इज इक्वल टू 1 केजी पर सीएम स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग पास्कल से भी नॉमिनेट कर सकते हैं। पास्कल इज इक्वल टू 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर। इसको बार में भी यूज कर सकते हैं हम लोग। एक बार इज इक्वल टू 100 केपी है, ओके, उसको 0.1 एमपीए बोल सकते हैं हम लोग इसको है। अभी दूसरा एग्जांपल समझो हम लोग बाइक और कार में जो
किसी कांग्रेस से किसी गैरेज के पास जाके एयर करवाने जा रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं चेक कर ले मेरा प्रेशर कितना है, ठीक है। तो उसमें बंदा बोल रहा है कि आपका सब प्रेशर इधर टायर का आगे वाला 20 है, पीछे वाला 25 है। तो वो 25 और 20 क्या है, 20 बोल दिया, 20 kg तो है नहीं ये वाला, 20 एमपीए नहीं है, तो वो यूनिट में कुछ बात कर रहा है। आप प्रेशर गेज देखोगे उसमें, तो प्रेशर गेज में ऐसा डिफाइन में किया होता है ये वाला, यहाँ पे स्केल रहता है, तो ऊपर वाला रहता है PSI एंड सेकंड टर्म है उसका kg पर सेल स्क्वायर, ओके। तो यदि बंदा बात करता है 20 प्रेशर है तो उसका मतलब 20 psi प्रेशर है, स्टैंडर्ड जो हम लोग मेंटेन करते हैं इसको ओएम गाइडलाइन, इसके जो कंपनी बोलते हैं कि आगे वाले टायर में 30, पीछे वाले टायर में 35 या दोनों में 35 रखो, ऐसा बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या है, तो 35 सिंपल कुछ नहीं, 35 psi की बात करता है, क्या करता है psi, ठीक है। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये केजी में कन्वर्ट करना है इसको मेरे को है, तो 1 kg per cm square is equal to 14.5 psi, ओके। तो मेरे को 30 से डिवाइड करूंगा मैं 14.5, तो मेरे को मिलेगा 2.83 kg ऐसा प्रेशर मिलेगा। तो उसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर तो मालूम पड़ेगा कि ये वाला प्रेशर कितना आया हुआ है। वो भी हम लोग गेज प्रेशर की बात करते हैं, देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग गेज से चेक कर रहे हैं इसमें 30 psi भरो, इस पर 35 psi भरो, उसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए जानकारी के कन्वर्ट करते हैं हम लोग जब ये वाला फॉर्मूला से, तब हम लोग को एग्जैक्ट प्रेशर की वैल्यू मालूम पड़ती है, ओके। तो हम लोग अभी क्या देखा कि प्रेशर यूनिवर्सल प्रेशर कैसा रहता है, प्रेशर ऐसे डिफाइन करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है और वैक्यूम प्रेशर क्या है। अभी आगे बात करेंगे हम लोग टेंपरेचर प्लस जीरो फ्लो। देखो टेंपरेचर समझने से पहले हम लोग जीरो फ्लो की बात करेंगे। जीरो फ्लो इसलिए बात करेंगे, जीरो फ्लो से हमको मालूम पड़ता है कि टेंपरेचर हमकी कोई चीज होती है, ओके। तो जीरो फ्लो क्या है, तो whenever two body at different temperature are brought in contact after the sometimes they attain a common temperature and this said to exist in thermal equilibrium। तो ये टर्म्स क्या बताना चाहिए कि दो बॉडी है, दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर की है और वो तीसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती है, ओके। लेट अस सी हियर बॉडी नंबर ए बी एंड ये सी, ठीक है, ए बॉडी बी बॉडी। यदि ये बॉडी ए बी के कांटेक्ट में आती है, बी सी के कांटेक्ट में आती है, तो ये बाय नेचर क्या होगा, ये दोनों का टेंपरेचर सेम होगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे ए बी बी एक सेम टेंपरेचर में है, इसको बोलेंगे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बताया अपने को है, ये दोनों बॉडी का टेंपरेचर सेम हो जाएगा तो उसका बाय नेचर तीसरी बॉडी का टेंपरेचर सेम हो जाएगा। इसको हम लोग पूरा और डिटेल में देखते हैं। यदि एक रूम में मैं दो चाय का ग्लास रखता हूं, ठीक है ना, चाय का टेंपरेचर इसका 50 है डिग्री, इसका 20 है, तो ये एक दूसरे में क्या होगा, ये वाला थर्मल इंटरेक्शन करेगा, यानी कि हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर में एयर हीट कन्वर्ट ट्रांसफर होगी, उसके आफ्टर सब टाइम दोनों का टेंपरेचर सेम हो जाएगा। यदि मैं उसको थोड़ा उल्टा छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो उससे दोनों का टेंपरेचर मेरा सेम हो जाएगा, उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। ये कैसा होगा, ये वाला कि इसका टेंपरेचर हाई है, ठीक है ना, ये T1 इसको बोलेंगे, इसको T2 बोलेंगे, तो T1 T2 से ज्यादा है, ये दोनों का टेंपरेचर डिफरेंस जब सेम आएगा तब उसमें हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, ओके। तो जीरो फ्लो क्या बता रहा है, यदि अलग अलग टेंपरेचर की बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में आती है तो कुछ टाइम के बाद वो दोनों की बॉडी का टेंपरेचर सेम हो जाता है, उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, जो जीरो फ्लो में बताया हुआ है। नॉर्मल हमारे पावर प्लांट में जो टेंपरेचर को सेंस करने के लिए जो डिवाइस बनती है, जिसको मेरे पास एक थर्मोमीटर है या मेरे पास ट्रांसड्यूसर है, ठीक है ना, उसको चेक करने का जो प्रिंसिपल आया हुआ है वो प्रिंसिपल जीरो फ्लो ही दिखाया हुआ है। जीरो फ्लो से हमको मालूम पड़ता है कि जब दोनों बॉडी का टेंपरेचर सेम हो जाएगा, उस कॉन्सेप्ट बेस पे वो टेंपरेचर मेजरमेंट डिवाइस काम करती है। तो आपको कभी पूछ सकता है कि टेंपरेचर डिवाइस में कौन सा लॉ यूज करते हो आप, तो जीरो फ्लो से मालूम पड़ता है अपने को, जीरो फ्लो कॉन्सेप्ट से वो थर्मल
टेम्परेचर इक्विपमेंट का जो सेंस रहता है उसका लो ऑफ जो इसी है ये नॉलेज दिया हुआ है। ओके, अब बात करें टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली क्या चीज है? टेम्परेचर देखो हमारे ह्यूमन बॉडी हम लोग जो समझते हैं क्या है कि भाई कुछ ठंडा है या गर्म है, वो कैसे मालूम पड़ता है? एक सेंस से मालूम पड़ता है, टच से मालूम पड़ता है कि यार बहुत ज्यादा ठंडा है, ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। वो हम लोग खाली उसको फिजिकल टच क्या उसको महसूस करके मालूम पड़ता है ये वाला इसका कंडीशन क्या है। लेकिन वो टर्म्स को अपने को एक फॉर्म में लाने के लिए उसको एक मेजरमेंट फॉर्म में लाने के लिए हम लोग उसको टेम्परेचर बोलते हैं, जो हम लोग सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड उससे मालूम पड़ता है कि इसमें टेम्परेचर कितना है। ये अभी टेम्परेचर सिस्टम में क्रिएट कैसे होता है, ठीक है? यदि सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, गैस की बात करें, ओके, तो उसमें बात करें हम लोग तो सिस्टम में टेम्परेचर जनरेट होने का रीजन तो थोड़ा लोग देख रहे हैं। ये मेरा चैम्बर है, ओके, ये चैम्बर में मेरा बहुत सारे गैस, इसके एक वॉल्यूम में गैस भरा हुआ है, ठीक है? अभी ये गैस का मेरे को टेम्परेचर सेंस कैसा करता है वो देखते हैं। एक्चुअली ये गैस में क्या है, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मूव करते हैं, ठीक है ना? अभी इसको हीट देता हूँ, इसको गर्म करता हूँ, ओके, गर्म करने से क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इसको वो इधर से तो भागने लगेंगे, ठीक है ना? तो भागने लगेंगे क्या करेंगे, एक दूसरे कांटेक्ट में आएगा, तो ये वाला जब इधर से इधर इसका टेम्परेचर हीट बढ़ेगा तो ये सरफेस से टकराएंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस से टकराएंगे। वो क्यों टकरा रहा है कि मेरा हीट देने के बाद सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूरी चेंज हो गई, उसकी मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे में रैंडम मोशन से फ्री एक्सपांड हो गए और एक्सपांड होने के बाद हीट को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना? हीट को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ मेरा ये वाला मॉलिक्यूल सभी एक दूसरे को टकराएंगे प्लस ये बॉल में पूजा करेंगे। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि उसकी जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी मिलने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है और वो जनरेट तब तक होती रहेगी तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ओके? यदि मैं उसका ठंडा कर रहा हूँ, समझे इसको नॉर्मल हीट निकाल दे रहा हूँ, उसको नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पे उसको लाना चाहता हूँ मैं, तो उसको खुला छोड़ दूंगा तो उसके बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा। तब उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी और मॉलिक्यूल अपने पोजीशन में वापस आ जाएंगे। तो यदि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में रहेगी नहीं तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ओके? तो इसके लिए ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स का लेवल हीट मेंटेन के लिए बढ़ता रहता है और उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो बढ़ने के बाद मॉलिक्यूल्स में कुछ हीट गेन होती है और वो जो सेंस करता है वो टेम्परेचर मालूम पड़ता है कि ये हवा गर्म हो रही है, ओके? तो ये हुई बात हमारी गैस की। लेकिन सॉलिड की, समझो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में तो ऐसा उसके मॉलिक्यूल्स घूमते रहते नहीं है, ओके? तब क्या करेंगे, ये वाला समझिए सॉलिड पीस है, मेरा एक प्लेट है या बार है, ओके? ये बार में पूरा सॉलिड है, इसका मॉलिक्यूल सब एक दूसरे से बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर फिक्स है, ओके? तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग किया हुआ है, वो ट्रांसफर इधर उधर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इधर क्या होगा, जब भी मैं हीट दूंगा इधर, इसको हीट ऐड करूंगा मैं, वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स का नेचर रहता है, मॉलिक्यूल्स अपनी लोटस डायरेक्शन घूम सकते हैं, अपनी पोजीशन में घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं इधर से इधर या रैंडम मोशन इधर उधर आ सकते हैं, ठीक है? तो ये होगा लिक्विड में होगा। सॉलिड में क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से बॉन्डिंग में किया हुआ है तो एक दूसरे में बात घूमने की है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, अपने ही पोजीशन में वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, वाइब्रेशन से वो रोटेट हो गएगा अपने पोजीशन में, वो रोटेट होने के बाद उसके काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो वाइब्रेट एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करेगी और एक दूसरे को ट्रांसफर करेगी। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो मोशन रहेगा पूरा, उसके रिजल्टेंट में ये वाला टेम्परेचर इधर से इधर फॉर्म आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, ऐसा फॉर्म होगा एब्सोल्यूट बॉडी को गर्म करेगी हुआ, ठीक है? यहाँ पे तो क्या हुआ,
लिक्विड में मॉलिक्यूल्स फ्री मोशन में घूम रहे हैं, जबकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे रह के एक दूसरे को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो ये मेरा क्या करेगा, इधर से हीट करता हूँ, इधर से मॉलिक्यूल्स अपनी डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करते हुए खाली वाइब्रेट करते हुए इधर से जाएगी, फिर पूरी एंटायर थिकनेस वाली बॉडी को गर्म करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से हीट ट्रांसफर कैसे होगा, मॉलिक्यूल मोशन पूरा अपने लोटस पोजीशन में घूमने के बाद एक दूसरे में हीट ट्रांसफर होती है और उसके बारो टेम्परेचर क्रिएट करता है। तो ये बात हमारी हुई सॉलिड। अभी लिक्विड में भी शायद ऐसा ही है, लिक्विड में क्या हमारे फ्री है इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे हम लोग मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को और आराम से वो, यहाँ पे भी वही है, हीट दिए गए तो इधर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक दूसरे को आयन ट्रांसफर करके इधर उसको हमें जनरेट करेंगे। तो ये जो टेम्परेचर को हम लोग इसकी जो बॉडी में जो रहेगा लिक्विड को गर्म करने के बाद जो फॉर्म फंक्शन होगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उसको टेम्परेचर बोलेंगे। टेम्परेचर कुछ नहीं है, हीट कंटेंट कितना ऐड हुआ, हीट का कंटेंट ये वाला, तो इसमें हीट कितनी एनर्जी बची हुई है। अभी हम लोग टेम्परेचर को जो चेक करने का जो अपना है, जो यूनिट हमारा है, वो सेल्सियस केल्विन हम लोग मापते हैं उसको, और थर्मोडायनामिक्स में बात करते हैं लोग तो उसको केल्विन टेम्परेचर। ओके, केल्विन टेम्परेचर कैसे लिखा करते हैं कि T = C+273, वो करने के बाद हमको एक वैल्यू मिलेगी। ओके, अभी हम लोग आगे जाएंगे। देखिए, सिस्टम इंटरनल एनर्जी। ओके, तो सिस्टम इंटरनल समझने के लिए हीट कंटेंट हम लोग आगे जो बात किया, यदि मैं पानी को गर्म करता हूं, ओके, तो पानी गर्म समझो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड से उसको गैसेस फॉर्म में या उसका स्टीम फॉर्म बनाने के लिए मेरे को उसको हीट देनी पड़ेगी। ओके, तो पहले की जो पानी ठंडा रहेगा, समझो 50 डिग्री का पानी है, उसको बॉयल करता हूं, 100 डिग्री पे करता हूं, तो उसमें क्या होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, हीट देने के बाद वो लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, तो उसमें क्या होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, वाइब्रेशन, तो ये सभी का जो समेशन है उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। यदि मैं पानी को बॉयल कर रहा हूं और उसमें कुछ हीट देता हूं तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पोजीशन चेंज होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, उसकी वाइब्रेशन एनर्जी चेंज होगी, प्लस उसकी हीट एनर्जी भी चेंज होगी। तो वो फॉर्म को एब्सोल्यूट फॉर्म में जो डिफाइन करूंगा उसको बोलूंगा इंटरनल एनर्जी। ओके, उसको समझने के लिए हम लोग पिछले लेक्चर में बात किया था कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का स्टडी किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक क्या आएगा, इंटरनल एनर्जी आएगी। ये दोनों का समझ रहेगा उसको बोलेंगे एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी कांसेप्ट कहां का हो रहा है, ये वाला टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी टोटल सभी मिला के फाइनल एब्सोल्यूट एनर्जी मिलेगी अपने को, वो मिलेगी अपने को टोटल एनर्जी मिलेगी। तो इंटरनल एनर्जी को ये भी मालूम पड़ता है कि सिस्टम के अंदर हीट गेन कितना है। ओके, जैसे बात करें हम लोग माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक में लोग क्या पढ़ा था कि इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और वेलोसिटी, जो हम लोग कोई भी सिस्टम के अंदर का जो सब्सटेंस है तो उसको चेक करना है मेरे को है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या चेक करूंगा मैं, उसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, वो चेक करूंगा, वेलोसिटी चेक करूंगा, ठीक है ना। और मैक्रोस्कोपी में क्या होगा, मेरे को उसके लिए मॉलिक्यूल्स लेवल में जाना पड़ेगा, यानी उसको स्टडी करने के लिए मेरे को डीपली स्टडी करना पड़ेगा, जबकि माइक्रोस्कोपी मेरे को ओवरऑल इसके बाहर से मैं उसको चेक कर पाऊंगा, ये वाला कुछ मीटर लगा के, ये वाला कि इसकी एनर्जी, इसके ये वाला प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना, वेलोसिटी कितनी है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए मेरे को डीपली मॉलिक्यूल लेवल तक जाना पड़ेगा, जिसमें मेरे को टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी
ओके, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इस तरह से लेक्चर करेंगे कि एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, वो चेक करने के लिए मेरे को माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाना पड़ेगा। तो ये सभी का जो सिस्टम रहेगा, सभी का जो समेशन रहेगा, उसको बोलूंगा इंटरनल एनर्जी बोलूंगा मैं, जिससे वर्क डन होने की मालूम पड़ता है कितना वर्क डन होगा, सिस्टम में जितनी हीट होगी उतना वर्क डन होगा। ओके, ये आगे बात करेंगे फ्लो में। तो इंटरनल एनर्जी का पर्पस क्या है कि अपना पोटेंशियल एनर्जी कितनी उसमें है, काइनेटिक कितनी है, उसके बाद वर्क डन कितना कर पाएगा, वो डिफाइन करने के लिए हम लोग इसका इंटरनल एनर्जी बात करेंगे। पीडीवी वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो पीडीवी वर्क क्या है, बेसिकली पीडीवी वर्क में क्या है कि पिस्टन पे मेरा कुछ काम वर्क आने के बाद उसका कितना मेरे को आउटपुट मिलेगा, ठीक है, वो इंडिकेट करने के लिए हम लोग इसका पीडीवी का जो है वाला लोग यूज करेंगे वाला। तो इसका समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक पिस्टन लेस एक बॉल का सिलेंडर, ये सिलेंडर पिस्टन है, इसको बॉल सिस्टम अरेंज नहीं है, हम लोग इसको बोलेंगे इधर पूरा है। यहां पर मैं फोर्स इसको रिएक्ट करता हूं F, ओके, यहां पर फोर्स रिएक्ट करता हूं F। ये स्पेसिफिक चेंबर का वॉल्यूम है V1 V1, ओके, ये पोजीशन हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी यहां पे मेरा एयर है, तो एयर में यदि बाहर से फोर्स लगाता हूं तो एक सिस्टम में क्या होगा, ये वाला प्रोसेस में कि ये कंप्रेस करेगा, लेकिन ये कंप्रेस कब तक करेगा, जब तक उसको रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा सामने से, तब तक वो कंप्रेस करता रहेगा। यानी इधर रिएक्शन प्रेशर कौन देगा, वो अंदर का एयर देगा, एयर का प्रेशर जो रहेगा उसको रिएक्शन फोर्स देगा। यदि मेरा ये रिएक्शन फोर्स R = F यदि कॉमन हो जाएगा, उसके बाद मेरा पिस्टन मूव करना बंद कर देगा। ओके, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पिस्टन मेरा इधर था पहले, और इसके बाद थोड़ा फोर्स एक्टिंग करने के बाद मेरा पिस्टन में पूरा चेंज कुछ आ रहा है, इसको बोलूंगा मैं DL बोलूंगा। DL करके लेंथ मूव कर रहा है, उसके लिए अंदर का सिस्टम में प्रेशर कितना चेंज होगा वो इंडिकेट करेगा हमारा। तो हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट के बाद वर्क में कितना हो रहा है वो चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा है फोर्स लगा, रिएक्शन फोर्स आने के बाद इधर मेरा पिस्टन रुक गया और दोनों का पिस्टन इससे ये जो रहेगा ये वाला डिफरेंस ये दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म क्या आएगा, वर्क मेरा क्या इधर है W = प्रेशर इनटू एरिया इनटू dl। यहाँ पे क्या लिया मैंने, प्रेशर इनटू एरिया इनटू dl। ये क्यों लिया मैंने कि यहाँ पे मेरा फोर्स रिएक्शन के बाद मेरा पिस्टन कितना एरिया कवर करता है अराउंड द लेंथ। ओके, समझा, फोर्स मैं करता हूँ किसी पिस्टन पे तो वो पिस्टन कितना एरिया कवर करेगा टुवर्ड्स लेंथ, ठीक है, उस केस में मेरे को वर्क मिलेगा, कितना वर्क मिलेगा मेरे को, है ना, ये लेंथ में ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे P × A × dl, तो एरिया इनटू लेंथ आपको मालूम है सभी को, एरिया इनटू लेंथ। जब भी मैं को वॉल्यूम की बात करूंगा तो उसमें एरिया वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम निकालने का क्या रूल है, एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ डिफाइन करूंगा तो मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, P × D, W = P × D। ओके, इसका मतलब DV का मतलब हुआ कि पोजीशन 1 पे मेरा पिस्टन था ये वाला, उसके बाद पोजीशन 2 में आने के बाद मेरा वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, वो चेंज ऑफ वॉल्यूम मैं प्रेशर मल्टीप्लाई करके अपने को वर्क मालूम पड़ेगा कि इस सिस्टम में कितना वर्क हुआ।
ये समझने के लिए क्लियर आने वाला है कि ये वाला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के बाद प्रेशर प्लस वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, वो कन्वर्ट करने के लिए उसको वर्क होना कैसे लाएगा, वो डिराइव करने के लिए हम लोग टीवीडी वर्क डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग चार समझे वो ऐसे ही समझना है। अभी बात करेंगे हम लोग फ्री एक्सपांशन विद जीरो वर्क ट्रांसफर। तो फ्री एक्सपांशन क्या चीज है? तो फ्री एक्सपांशन ऐसा है कि वर्क ट्रांसफर आइडेंटिफाई ओनली द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम दैट इज कंसीडर्ड अ गैस सेपरेशन फ्रॉम द वैक्यूम बाय द पार्टीशन बाय put one hole in the portion and gas pass through the free expansion across the vacuum zone. इसे कॉल फ्री एक्सपांशन। इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक चैम्बर बनाएंगे, एडियाबैटिक चैम्बर बनाएंगे। ये मेरा एक एडियाबैटिक चैम्बर है, ओके। ये फ्री एक्सपांशन हम लोग खाली आइडियल गैस की बात करेंगे, ओके। आइडियल गैस में क्या करेंगे हम लोग, इसको फ्री एक्सपांशन समझेंगे। और एडियाबैटिक इसका सराउंडिंग सिस्टम से टेंपरेचर से प्रेशर से उसको सिस्टम को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको बोलूंगा एडियाबैटिक। यानी पूरा इंसुलेट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? इंसुलेटेड किया हुआ है, यानी बाहर के प्रेशर टेंपरेचर से सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमारा एक गैस है, कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम का गैस अंदर रखा हुआ है जो एक चैम्बर में बंद है, चैम्बर में मेरा इंसुलेटर है, प्लस ये मेरा वैक्यूम जोन है। इसमें वैक्यूम जहां पर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम है, ओके। तो ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्री एक्सपांशन के रिजल्ट में क्या होता है, जिसको उसका वर्किंग कितना होता है, उसमें हीट ट्रांसफर कितनी होती है, उसमें इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होती है, वो हम लोग डिफाइन करने के लिए समझे हुए हैं कि ये यदि एडियाबैटिक प्रोसेस में यदि हीट एयर एक्सपांड करता हूं तो उसके रिजल्ट में मेरे को वर्क कितना मिलता है, टेंपरेचर कितना गेन होता है, प्लस मेरी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होती है, वो समझने के लिए हम लोग ये ग्राफ बनाया हुआ, ओके। तो यहाँ पर मैं ये चैम्बर में एक छोटा सा होल कर दूंगा, होल करता हूँ, ओके। तो यहाँ क्या होगा, ये चैम्बर का जो गैस है, कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम का गैस है, कुछ स्पेसिफिक प्रेशर का गैस है, वो ये होल से निकल के पूरा बाहर निकलेगा। कहाँ जाएगा? वैक्यूम जोन में कन्वर्ट होगा। वैक्यूम जोन क्या करता है? प्रेशर को पुल करता है, तो इधर से पूरा और प्रेशर किधर है, वो प्रेशर वाला गैस इधर वैक्यूम जोन में आएगा। उसके बाद पूरा एंटायर सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, पूरा इधर गैस फॉर्म हो जाएगा, प्रेशर भी इधर यूनिफॉर्म हो जाएगा, ओके। वॉल्यूम भी यूनिफॉर्म हो जाएगा, इधर पहले वॉल्यूम इधर कुछ एक्स था तो इधर वॉल्यूम कुछ वाई हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मेरा चैम्बर पूरा स्पेसिफिक एयर वॉल्यूम से इधर बढ़ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि यदि मेरा फ्री एक्सपांशन हो रहा है तो उसमें मेरा dW इसके बाद डन जो रहेगा मेरा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा? कि ये वाला हाइट इसके ये वाला प्रेशर जोन से मैं उसको फ्री जोन में एक्सपांड किया हुआ है, तो उसके लिए मेरे कुछ वर्क मिला नहीं है, खाली ये एक्सपांड होती है इक्वल उसका प्रेशर हुआ है, बाकी उसको वर्क नहीं मिला है, इसलिए उसको वर्क में जीरो आएगा। प्लस फ्री एक्सपांशन करने के बाद इसका टेंपरेचर में कुछ चेंज हुआ, बोले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले पूरा सिस्टम इंसुलेटेड है, इसमें बाहर के टेंपरेचर से अंदर के टेंपरेचर कोई उसको रिलेशन नहीं है, तो ये सिस्टम का टेंपरेचर में कुछ गेन या रिड्यूस या कम ज्यादा नहीं हुआ, तो इसका रेटिंग भी जीरो आएगा। जब इसका टेंपरेचर में कुछ चेंज नहीं आया तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, तो उसकी जो रहेगी इंटरनल एनर्जी बोलेंगे डेल्टा यू बोलेंगे, वो भी जीरो रहेगा, ठीक है ना। तो फ्री एक्सपांशन फॉर आइडियल गैस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सिस्टम से हमको जो वर्क डन है प्लस टेंपरेचर गेन है प्लस इंटरनल एनर्जी कुछ मिलेगी नहीं, ये एक इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला फ्री एक्सपांशन से मैं प्रेशर वॉल्यूम उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में शेयर कर सकता हूं, नहीं कि उसको वर्क डन कर सकता हूं। वर्क डन कब मिलता है मेरे को? यदि कोई सिस्टम में रेजिस्टेंस पैदा हो, जैसे कोई सिस्टम में रोक रहा हूं, उसको प्रेशराइज कर रहा हूं, तब जाकर उसको वर्क डन मिलेगा। इसमें तो वर्क डन हो नहीं रहा है, ये पूरा फ्री एक्सपांशन हो रहा है इसका, ठीक है, तो उसमें उसको वर्क नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये प्रोसेस को मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कहूंगा इसको। क्यों कहूंगा? ये यदि एक स्पेसिफिक मीडियम स्पेसिफिक वॉल्यूम में एक जोन में जिसके वो एक पार्टीशन में स्टोर उसको मैं फ्री कर दिया, लेकिन मेरे को वापस उसी फॉर्म में लाना है तो नहीं ला पाऊंगा उसको, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क।
तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा वर्क मैं उसको वापस नहीं ला सकता हूँ, तो इसके लिए इसको बोलूंगा मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलूंगा उसको। ओके, तो हम लोग क्या देखा कि एक्सपेंशन पार्ट है इसमें, यदि कोई सिस्टम से मैं कुछ आइसोलेटेड इसके एक आइसोलेटेड बॉडी जो एडियाबेटिक बॉडी होती है उससे मैं कुछ एयर को रिलीज करता हूँ, तो मेरे को रिजल्ट उसका वर्क नहीं मिलेगा, टेम्परेचर नहीं मिलेगा, उसके इंटरनल भी चेंज नहीं होगी, यही इंडिकेट कर रहा है एक्सपेंशन। ओके, अभी हम लोग आगे जाएंगे। देखिए थर्मोडायनामिक्स में स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का बहुत बड़ा रोल है, इसको समझना एकदम जरूरी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट क्या इंडिकेट कर रही है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू द यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी को कोई वॉल्यूम के पानी को गर्म करने के लिए, कुछ टेम्परेचर गर्म करने के लिए मेरे को जितनी भी हीट देनी पड़ेगी उसको बोलूंगा मैं स्पेसिफिक हीट बोलूंगा, ठीक है। यदि मेरे को एक स्पेसिफिक अपना एक ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है, ये पानी को गर्म करना है, तो ये पानी गर्म करने के लिए मेरे को क्यों इधर इसका टेम्परेचर समझो 25 डिग्री है, 25 से लेकर 50 तक ले जाना है। ओके, ये मेरा जो टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी उसका इंडिकेट करता है वो स्पेसिफिक हीट, इसको बात करूंगा सीपी। सीपी क्या दर्शाता है, स्पेसिफिक हीट इंडिकेट करता है। तो इसमें एक इक्वेशन है मेरा Q mCp डेल्टा T, क्या है Q mCp डेल्टा T, Q क्या है हीट रिक्वायर्ड इन जूल पर सेकंड और केजी पर किलो जूल पर सेकंड। ओके, m क्या है मास, मास मतलब वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम कितना है कुछ इसके बाद करेंगे हम लोग उसका जो भी सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम कितना, उसका मास कितना है, वो केजी में हम लोग इंडिकेट करेंगे। टेम्परेचर क्या दिखेगा हम लोग, ये वाला इनिशियली कितना था और फाइनल कितना, तो उसका डेल्टा टी यानी 50 रहेगा तो इसमें लिखना पड़ेगा 50 माइनस 25, ओके, ऐसा लिखना पड़ेगा अपने को। तो ये जो इक्वेशन है जो अपना Q mCp डेल्टा T, जिसमें Q है हीट रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसको उसके लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, मास सब्सटेंस का मास, टेम्परेचर पर डिफरेंस है जो बढ़ने के बाद, और पहले ये सब कितना था, और Cp की वैल्यू लूंगा मैं 4.2 किलो जूल प्रति केल्विन। ओके, तो यहाँ पे ये वाला लॉस ऐड करने के बाद मेरे को कुछ मालूम पड़ेगा हीट कितनी चाहिए उसको। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या देखा, ये कोई भी सिस्टम सब्सटेंस को अपना लिक्विड से गैसेस फॉर्म बनाना है या कुछ पानी का टेम्परेचर गर्म करना है या कहीं सर्टेन टेम्परेचर तक बढ़ना अपने को है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी वो इंडिकेट करता है। सेकंड क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, तो एक फेज चेंज का प्रोसेस है। यदि मैं पानी को गर्म कर लिया लेकिन वो लिक्विड से सॉलिड फेज में, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जाने के लिए या सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाने के लिए उसमें क्या क्या होता है वो इंडिकेट लेटेंट हीट बताता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें दो पार्ट है, लेटेंट हीट फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यदि मेरा इधर ये बीकर में समझो मैं रख रहा हूं बर्फ आइस, ओके, और इसको मैं गर्म करता हूं, तो वो कुछ गर्म करने के बाद इसमें जो सॉलिड फेज में रहा है उसमें वो क्या फॉर्म आएगा, लिक्विड फॉर्म आएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, लेटेंट हीट फ्यूजन। इसमें ये बर्फ के टुकड़े, बर्फ का वॉल्यूम को मैं लिक्विड फॉर्म में करने के लिए मेरे को कितना हीट देना पड़ेगा वो कैसे मालूम पड़ेगा, लेटेंट फ्यूजन से मालूम पड़ेगा। ओके, यदि लिक्विड से मैं गैस फॉर्म में चेंज करना है तो उसके लिए कुछ एडिशनल हीट देनी पड़ेगी मेरे को, उसको बोलूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी लेटेंट हीट क्या बता रहा है, कोई सिस्टम का फेज चेंज करना है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो मेरे को हीट देनी पड़ेगी उसको मैं दो तरीके से डिफाइन करूंगा। पहले तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए डिफाइन करूंगा, उसको बोलूंगा मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से मेरे को गैस फॉर्म में जाना है उसको बोलूंगा मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या बता, ये स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे रोल में काम आता है। जैसे हमको हमारे थर्मल पावर प्लांट कुछ सिस्टम का कुछ स्पेसिफिक मेजरमेंट निकालना मेरे को, कि मेरे पास कुछ 50 लीटर जो पानी है इसको मेरे को गर्म करना इतना है तो कितना टाइम लगेगा,
उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो सभी कैलकुलेशन है, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप बुक में भी देख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि मेरा कोई टेम्परेचर 100 डिग्री है, उससे मेरे को 300 डिग्री में जाना है मेरे को, उसके लिए मास इतना है। ठीक है ना, तो मेरे को हीट कितना देना पड़ेगा, तो आराम से ढूंढ सकते हो इसको। टेम्परेचर मालूम होता है, ओके, सीपी मालूम आपको ये वाला, लेकिन मास मालूम मेरे को ये वाला, तो मेरे को मिल जाएगी। ओके, तो ऐसा करके उसको हम लोग कर सकते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या क्या देखेंगे वाला, ये इनिशियल बात हम लोग किया, सेकंड लेक्चर की बात करें हम लोग ये वाला। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या क्या देगा, ये प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, जीरो फ्लो क्या है, प्लस उसको हम लोग एक एग्जांपल फॉर्म में चेक किया कि कैसे कैसे आप प्रेशर चेक कर सकते हो, टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, प्लस इंटरनल एनर्जी की बात की। इंटरनल एनर्जी क्या है, कोई सिस्टम की जो अपनी खुद की क्षमता वो दिखाने के लिए बात की, जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात किया, प्लस पीवी वर्क का बात किया, फ्री एक्सप्रेशन बात किया, और स्पेसिफिक हीट मॉलिक्यूल की बात किया। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर को समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग अपना थर्मोडायनामिक्स लॉ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।